सही। तो resources, so whatever we get from nature, anything which is given, satisfy our need. which can satisfy our needs, is called resource. So anything which can satisfy our need is called resource. If we get it from nature, then it is called natural resource. अब natural resource क्या है? Resource that Sun. we get from nature. Sun, river, forest. ठीक है? Resources anything which can satisfy our need, and it is Given by nature. given by nature. Anything which satisfies, ऐसा हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ा था, हाँ सर, our need, exhaustively not. and it is given by nature. Is called natural resource. जैसे कि वाटर हो सकता है, सनलाइट हो सकती है, फॉरेस्ट हो सकता है, एयर हो सकती है, विंड भी तो विंड में चलती है, ऐसे बहुत सारे फ्लोरा एंड फाउना हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट ए रिसोर्स। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज यूजेबल फॉर अस देन इट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो अगर हम किसी चीज का उपयोग कर पाते हैं तो वो हमारे लिए रिसोर्स है, नहीं तो नहीं है। Auto. ठीक है, नाउ its use or utility gives it a value. All resources have some value. So if something is, some substance has utility, So it has value. that determines its value. Value. If everybody needs it, then it is more valuable. If few needs, then it is less valuable. कोई ज़्यादा यूज कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। तो बुक में लिखा हुआ है यूटिलिटी लिखा है, फिर वैल्यू लिखा है। So if any substance has its utility, that means it is usable. अगर वो यूजेबल है then it has some value, तो वो बाजार में कीमत का मिलेगा। जब कोई यूज करेगा तो बिकेगा भी। इवन गोबर का उपला भी जो है बाजार में, काऊ डंग केक होता है ना, वो भी बाजार में बिकता है, क्योंकि वो होली में दिवाली में लोग यूज करते हैं ना उसको। गाय के गोबर का वो नहीं होता काऊ डंग केक, हाँ सर, तो वो बनाते हैं। इट इज यूजेबल देन इट हैज सम वैल्यू, इसकी कुछ वैल्यू होगी। अब देखिए वैल्यू मीन्स वर्थ, दैट मीन्स इट इज वर्दी फॉर अस। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट हैव। जैसे मेटल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, Beautiful landscape. ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर किसी देश में मेटल बहुत ज़्यादा है तो वो देश प्रॉस्पर कर सकता है, लेकिन लैंडस्केप अच्छा होने से कुछ नहीं कर सकता। तो जब भी किसी चीज़ की वैल्यू होती है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर प्राइस टैग भी लग जाएगा। तो वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू से क्या मतलब है? Worth. मीन्स वर्थ। Worth. ठीक है। इफ अगर कोई चीज है जिसकी कीमत हो सकती है तो सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है? क्या काऊ डंग केक की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है?
बहुत ज्यादा। यहाँ से स्टीमर में भर के काऊ डंग केक जा रहा है दुबई, कुवैत, वहाँ पे वो लोग उसका जो खजूर उगाते हैं वो बहुत अच्छा उगता है। तो यहाँ से आप समझो काऊ डंग, और राजस्थान और यूपी से जाता है भरवा काऊ डंग जी। सर यहाँ तो काऊ होता है जो भी है बहुत सारे हैं, मवेशी है, बहुत सारी काऊ, ऐसे तो पता नहीं लगता लेकिन है यहाँ बहुत सारे एरिया जो है सारे विलेज एरिया है, तो वहाँ पर कंट्री साइड एरिया में बहुत सारी काऊ पाली जाती हैं, तो उन सब का केक जाता है। तो इवन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हुई, वो हमारे देश को डॉलर दे सकती है वो चीज़। सो इफ एनीथिंग सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, और सम फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, क्या मेटल्स हो सकते हैं, अगर आपके देश से मेटल्स निकल रहे हैं, उनका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उनका रिफाइनमेंट होता है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। गोल्ड की भी हो सकती है, गोल्ड हम बेच सकते हैं। एग्जाम्पल्स है मेटल। मेटल होने से क्या आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है, पुल बन सकता है, क्या उससे मशीनरी बन सकती है, भवन बन सकते हैं। बिल्डिंग का बन जाना ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर का खड़ा हो जाना है कि नहीं। तो ऐसे देश में योर कंट्री विल प्रॉस्पर, आवर कंट्री विल प्रॉस्पर, सो इट विल गिव द इकोनॉमिक बूस्ट। ये हमारे देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ा देगी, जितनी हमारे यहाँ पर वैल्यू होती है चीज़ों की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टोटल पूरे देश की जितनी जीडीपी है, सब लोग जितना मिल के कमाते हैं उसको कहते हैं ग्रॉस, सम्मिलित डोमेस्टिक, सम्मिलित घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक। तो जिस देश की जीडीपी ज़्यादा होती है, पूरे भारत के लोग जितना कुल मिलाकर कमाते हैं, उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सम्मिलित। हैं कमाते का मतलब जो भी तुमने, अगर तुमने गेहूं से बिस्किट बना लिया तो वो जो गेहूं 50 पैसे का था वो 4.5 रुपये का हो गया, उसकी बेकिंग करके इसमें स्वीट या शुगर डाल कुछ बना लिया, तो अब तुमने जो 50 पैसे से 4.5 पहुंचाया तो तुमने 4 रुपये कमाया। ये देश की कमाई मानी जाएगी। अगर तुमने हाफ पेज जो है रद्दी में से निकाल के एक बुकलेट बना ली, तो ये जो तुम्हारा इनकम है, ये देश का इनकम माना जाएगा। तो कोई व्यक्ति, भारत के जितने लोग मिलके जितना भी, एक होता है प्राइमरी प्रोड्यूस जो हम ज़मीन से काटते हैं, उससे सेकेंडरी प्रोड्यूस बनते हैं, उससे और अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जैसे गेहूं से बिस्किट बनाना क्या सेकेंडरी नहीं है, तो इस तरीके प्राइमरी प्रोड्यूस का मतलब है जो किसान खेती कर रहा है वो प्राइमरी प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है। तो उसने 50 पैसे का गेहूं दिया तो देश की कमाई 50 पैसे उसके। हाँ सर, जैसे कोई आदमी है वो जॉब करता है फॉरेन में, हाँ, और वो है इंडिया का सिटीजन, तो उसका कमाई जो है वो वहाँ जाएगा कि यहाँ आएगा? तो ये इसको जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस हैं, NRI, वो बाहर रहते हैं, वो हर साल भारत में 2 लाख करोड़ डॉलर भेजते हैं, क्योंकि भारतीय इतने वफादार हैं और पारिवारिक हैं। यहाँ फैमिली वैल्यू बहुत ज़्यादा है। विदेशों में तो बच्चा पैदा किया छोड़ दिया, वहाँ पे बच्चों का क्या है कि कुछ भी नहीं है, ना पिता लेना चाहता था ना माँ। यहाँ लड़ते हैं माता पिता, अगर इवन जब उनमें डाइवर्स होता है तो लड़ते हैं कि हमारा बच्चा है। विदेशों में लेना ही नहीं चाहते हैं, दे डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो वहाँ जा रहे हैं वो अपने माँ बाप को भूलते नहीं हैं। अगर वो 1 लाख कमाते हैं तो 15,000 में अपना खर्चा चलाएंगे, 85,000 यहाँ भेजेंगे। तो वो जो 85 था वो भेजते हैं डॉलर में, और वो डॉलर सरकार चुपचाप रख लेती है बैंक में और नोट छाप के बांट देती है लोगों में। तो हमारा डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। तो हर साल वो लोग डॉलर भेजेंगे ना, तो हमारा जो डॉलर का जितना भी एक्सचेकर है या राजस्व वो बढ़ता चला जा रहा है। सो इन दिस वे दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन GDP। जो बाहर हैं, जो यहाँ हैं उनको कहते हैं भारतवासी, और जो बाहर हैं उनको कहते हैं भारतवंशी। जिनके पिता दादा कभी गए हों और वो उनके बच्चे पैदा हो गए वहाँ, तो वो भारतवंश के ही तो हैं, और वो अब वहाँ के प्रधानमंत्री जैसे ऋषि सुनक वहाँ के बन गए। ऐसे 6 देश हैं जहाँ भारतवंशी ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबसे टॉप पोस्ट। सो दे आर लीडर्स। तो समझ में आ गया कि नहीं? और ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि हम लोगों को ब्रिटिश ने गुलाम बना बना के दूसरे देशों में भेजा। ब्रिटिश एक समय पूरे विश्व का राज्य था, तो भारत के लोगों को भेजता गया। भारतवासी वहाँ अपनी मेहनत से बढ़ बढ़ करके सबसे ऊंची पोस्ट पहुँचे। तो ऐसा कोई देश नहीं है कि जहाँ पर 25 से 30% इंडियंस ना हो, और ऐसा देश नहीं है जहाँ पर हिंदी भाषा ना बोली जाए। हर जगह उसने हम लोगों को चाइना में नहीं भेजा ब्रिटिश ने, इसलिए चाइना में बहुत कम उस तरफ नहीं जाना भी नहीं है उधर, कुछ नहीं खाएंगे। हाँ बोलो।
हाँ, तो हम लोग वहाँ भेजे नहीं गए, ठीक है, तो इसलिए हाँ वहाँ पर क्या है कि भारतीय है ही नहीं। ओके, अब जरा देखो, कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिनकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, जैसे गुड सीनरी, शिमला की ब्यूटी, उसकी क्या इकोनॉमिक, लेकिन हो सकती है अगर वहाँ टूरिस्ट आ जाए तो सर होती है ना वहाँ होती पे, है। जैसे वहाँ पे विजिट करना है तो तो उसमें जो सर विजिट करते हैं बहुत विदेशी पैसे भी देने हैं, पड़ते फिर तो होता है। और वहाँ कई लोगों की आय बढ़ेगी। सर ज़्यादा तो रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं। रिलीजियस तो फिर उसकी भी अपनी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। सो इस तरीके से देयर आर सम रिसोर्सेज विच डू नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू लाइक गुड सीनरी, ये ऐसे कहा गया है, लेकिन अगर वही टूरिस्ट प्लेस बन जाए तो हो जाएगी। हाँ सर, वो टिकट So, चार्ज। देयर आर रिसोर्सेज विच, ये खेल के आती है कितना दो काम करना पड़ता है, विच डू नॉट हैव इट्स इकोनॉमिक वैल्यू, वो छोड़ देते हैं श्रद्धा, मैच खत्म हो गया। हैं? मैच खत्म हो नो, हवा कहते हैं तुम्हारी तरफ की आ रही है। गया। चलो, तो फॉर एग्जाम्पल है गुड सीनरी, आगे देखो, अब देखिए कि इकोनॉमिक वैल्यूएबल कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं कि जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे अगर तुम्हारी दादी माँ तुमको हल्दी का उपटन लगाया करती थी, कभी चोट लग जाती थी, पहले भी जो लोग घायल होते थे युद्ध में तो हल्दी का उपटन लगाया जाता था, लेकिन अगर आज उसको किसी ने पेटेंट करा लिया है, अब पैकेट में बना बना के बेचने लगा, पेटेंट का मतलब है उसको अगर किसी ने पेटेंट करा लिया है तो फिर वो दूसरा आदमी वो यूज़ नहीं कर सकता। जैसे भारत के बासमती राइस को चाइना, ये पाकिस्तान ने पेटेंट करा लिया है, तो भारत जब बासमती, पेटेंट मतलब पेटेंट का मतलब है वो अमेरिका में एक property एजेंसी है, यूएन में या कहीं पर एक एजेंसी, तो वहाँ पर वो लिखा देता है कि बासमती हम ही बनाते हैं, नाम लिखो, हम सबसे तुम्हारे पास पहले आए हैं, तो लिख देगा कि बासमती इज मेड बाय पाकिस्तान। जो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाए उसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया। मान लो अगर मैंने जायसवाल प्रोसेस के नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो उसको क्या आसपास कोई दूसरा खोल सकता है इस नाम से। ऐसे ही जिस प्रोडक्ट को किसी ने पेटेंट करा लिया है फिर कोई दूसरा उस नाम से उसे नहीं बेच पाएगा। तो अभी बासमती राइस को किसने पेटेंट करा लिया है? पाकिस्तान ने। तो हम अभी बासमती स्टार करके बेचते हैं, बासमती ए, बासमती बी, हम बासमती के नाम से नहीं बेच पाते। ठीक है, वो बात अलग है कि दुनिया जानने लगी कि भारत के देहरादून का ही बासमती सबसे अच्छा है तो वो हमसे खरीदती है, वो अलग बात है, लेकिन उस नाम से हम नहीं बेच पाएंगे। ऐसे ही दादी आता तो है बासमती राइस का, सब आता है, लेकिन उसने पहले पेटेंट करा लिया ये सोच के किया, वो दुनिया में बासमती के नाम से बेचता है, लेकिन वहाँ इतना राइस ही नहीं है कि दुनिया की खपत पूरी कर सके। तो सब दुनिया जान गई कि इंडिया का बासमती है बासमती से ज़्यादा अच्छा है। बात समझ आ गई कि नहीं? जैसे तो वही चीज़ फेमस हो जाएगी। ऐसे ही दादी ने अगर हल्दी का उपटन बनाया तो शुरू में वो एक इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन किसी एक देश ने सोचा ये हल्दी तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसने बोल दिया कि वुंड हीलर करके हल्दी बेचने लग गया, उसने पेटेंट करा लिया, तो अब वो दुनिया में धड़ाधड़ बिकने लगा, तो क्या अब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी? कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि लोग घरेलू के तौर पर लेते थे, लेकिन बाबा रामदेव ने उस पर नज़र डाली कि इसको तो हम पतंजलि के नाम से बेच सकते हैं, और उन्होंने उसको पूरी दुनिया में जगह जगह बेचा अपने पतंजलि स्टोर में, तो क्या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी? ऐसा ही कुछ फर्स्ट पेज के लास्ट लाइन में, लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि ग्रैंड मदर ने जिसको रिमेडी, घरेलू रिमेडी के तौर पर यूज़ किया था, आज वो इकोनॉमिक वैल्यू का हो जाएगा। सही है कि नहीं? अब आगे देखिए, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस एंड रिसोर्स। तो बोथ आर रिलेटेड टू नीड ऑफ द पीपल। किसी चीज़ को रिसोर्स में बदला जा सकता है। हो सकता है कि कोई चीज़ अभी रिसोर्स तुम्हें ना लग रही हो, लेकिन क्या पता जो हाइड्रोजन ऐसे ही कहीं पर घूम रहा है, पहले सीएनजी कुछ नहीं थी, नेचुरल गैस फोड़ के निकला करती थी, आग लगती रहती थी, लेकिन साइंस ने सोचा, या किसी सरकार ने, साइंटिस्ट ने सोचा इसी से क्यों ना हम चला लें अपना मोटर, तो उस नेचुरल गैस को उसने सिलेंडर में भर भर के सब ऑटो चलाना शुरू कर दिया। तो क्या समय के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ वही नेचुरल गैस जो जहाँ जहाँ फोड़ के निकलती थी, जहाँ पेट्रोल निकलता था वहीं तो सीएनजी भी निकलती थी, तो क्या वो अब एक रिसोर्स बन गया है?
इसी तरीके से जो धूप थी हम उसको बेकार समझते थे, लेकिन अब सोलर पैनल के आ जाने से क्या वो बिजली बनाने लग गया है? सर उससे हाँ तो इस तरीके से टाइम एंड टेक्नोलॉजी से कई बार तुमको मालूम होगा कि ये जो प्लास्टिक और पॉलीथीन है क्या ये वेस्ट है, लेकिन इंदौर में वहाँ उन्होंने ऐसी मशीनें लगा दी कि उससे जो उसमें प्लास्टिक डालो तो छोटे छोटे पैलेट निकलते हैं, और उस पैलेट से उन्होंने सड़कें बनाई, और सड़कें रबर की तरह, उसमें 300 की स्पीड से भी गाड़ी चलाओ तो उछलती नहीं है या स्किड नहीं होती। और आज इंदौर भारत का नंबर 1 स्वच्छ शहर है। तुम वहाँ मंदिर में फूल चढ़ाते हो, फूल फिसलता फिसलता उस कंपोस्ट मशीन में गिर जाता है, नीचे से वैल्यूएबल खाद निकलती है। जब तक तुम पूजा करके बाहर निकलोगे एक बढ़िया से कागज में तुमको खाद मिल जाएगी, जाओ अपने गार्डन में लगाओ उसी फूल से। तो जब एक फूल चढ़ता है तो आगे वाला फूल खिसल के उसी में गिर जाता है। हर मंदिर के सामने कंपोस्ट मशीन लगी हुई, वहाँ नील कचरा स्टेट हो गया, नील कचरा सिटी। तो कितनी बड़ी बात है बात कि नहीं? तो ये कहा गया है अगले पेज में कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैन मेक एनीथिंग ए रिसोर्स। वो किसी भी चीज को जो वेस्ट है इवन रिसोर्स बना सकती है। अगर दिल्ली में कचरा है और कोई ऐसे कंपनी आ जाए उस कचरे से ही कुछ उपयोगी बनाने लग जाए, हो सकता है एनर्जी बनाने लगे। कचरे में भी तो बहुत कुछ होता है कि नहीं? तो फिर वो रिसोर्स हो जाएगा कि नहीं? अभी वो वेस्ट है। तो अगली लाइन क्या कही गई बताइए? टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैन मेक एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम एंड तुमने श्रद्धा जमा नहीं किया अपने पेपर्स, कल भी हमने तुम्हें बोला था। कैन मेक, या फिर मम्मी को भेज दो, वो जमा कर देंगी। एनी सब्सटेंस, ऑटो का पैसा हम दे देंगे, या तुम ऑटो से आ जाओ। नहीं आ सकती? टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैन मेक एनीथिंग रिसोर्स। आगे देखो, पीपल themselves are the most important resource। क्या हम सभी एक रिसोर्स हैं? सर जैसे आप ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम बहुत लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये रिसोर्स है। साइंटिस्ट भी एक रिसोर्स होता है, क्योंकि वो देखता है दैट द माइंड, जो टेक्निकल या स्किल्ड पर्सन है, दे आर आल्सो ए रिसोर्स। दे कैन कन्वर्ट द वेस्ट इनटू यूजफुल सब्सटेंस। तो वो भी रिसोर्स है कि नहीं? सर जैसे ये मशीन फूल वाली, हाँ, तो इस तरीके से कुछ भी चीज है, एनीथिंग। तो ह्यूमन इटसेल्फ इज ए रिसोर्स। क्या तुमको मालूम है इजराइल यहाँ से 1-1 लाख रुपए मंथली की सैलरी पे लोगों को बुला रहा है कि हमारे यहाँ आओ और युद्ध लड़ो। क्या ह्यूमन यहाँ रिसोर्स है? क्योंकि वहाँ लड़ने के लिए ज्यूज है ही नहीं, यहूदी। तो वो कह रहा है कि भारत वाले हमारे यहाँ भेज दें, हम 1 लाख रुपए महीने की सैलरी देंगे, और जो आएंगे हम वो लड़ेंगे, हमारे उनको रहने खाने पीने का खर्चा भी देंगे। समझ आए कि नहीं? तो इसलिए मतलब उनके पास पैसा बहुत है, आर्मी कम है। पैसा बहुत है। 90% ज्यूस को जो वहाँ पर इजराइल हिटलर ने मार दिया, ऐसे ही पकड़ के ज्यूस को। वो कहानी 9th में तुम पढ़ोगे कि हिटलर का नाम नहीं कहा जाता, जैसे वो ऐसे ही मारता था ज्यूस को। ज्यूस होता सर, हैं? ज्यूस ज्यूस का मतलब है जो एक यहूदी लोग है जो मूसा को मानते हैं। मूसा उनके एक होता है जीसस धर्म है, और एक है मोसेस। मोसेस भी एक प्रॉफिट है। तो जो मोसेस यानी प्रकृति की पूजा करें वो ज्यूस है, ठीक है। और ये लोग कहाँ जाते हैं पूजा करने? सिनेगॉग में। और भारत में ज्यूस का प्रार्थना स्थल केरला में। भारत में जब ज्यूज आए, हिटलर के द्वारा सताए गए ज्यूज आए, तो उन्होंने केरला में शरण ली, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, तो वहाँ इजराइल का तुमको पता चल रहा है कि इजराइल का वहाँ हमास के साथ वार चल रहा है, कभी भी सुन रहे हो। तो वहाँ पे लोग बहुत कम हैं इजराइल में। और जो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियाँ हैं, चाहे गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, सब ज्यूज ही चलाते हैं। उन सब के जो भी हेड हैं वो कौन है बताओ? ज्यूज। इतने ज़्यादा टैलेंटेड है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैन मेक एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। इवन ह्यूमन इटसेल्फ इज ए यूजफुल नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन इटसेल्फ इज यूजफुल नेचुरल रिसोर्स। हम लोग खुद भी यूजफुल नेचुरल रिसोर्स हैं, ठीक है।
देखो किसके यहाँ आवाज आ रही है, आवाज बंद करो, म्यूट करो। नाउ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोस्ट रिसोर्सेज। बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं। इवन थॉमस अल्वा एडिसन ने ही 2000 चीजों का इन्वेंशन किया और उसको पेटेंट कराया। 2000 पेटेंट सिर्फ उन्हीं के नाम। सिलसिले में तो सर एक और जबकि वो 7th क्लास पढ़ा था, और 7th क्लास में भी उसके प्रिंसिपल ने कह दिया था, वो अपनी चाची के यहाँ रहता था, तो प्रिंसिपल ने कह दिया था योर नेफ्यू इज स्टूपिड, तुम्हारा ये जो वो है भतीजा ये स्टूपिड है और ये इट इज टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। तो उसकी चाची ने बोला नो, माय नेफ्यू इज नॉट ए स्टूपिड इवन दो आई एम टेकिंग आउट इट फ्रॉम योर स्कूल, मैं इस तुम्हारे स्कूल से निकालती हूँ। उसी ने घर में वो केटली से फिर स्टीम इंजन का आविष्कार कर दिया। फिर धीरे धीरे वो करने ही लगा, 7th के आगे पढ़ाई में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं योर आइडिया, योर स्किल, योर नॉलेज, योर पेरुजल, किसी चीज के पीछे पड़ जाना, इट कैन कन्वर्ट एनीथिंग इनटू ए नेचुरल रिसोर्स। इवन वो कबाड़ को लोग दिल्ली में बेच रहे हैं अच्छे अच्छे दाम पे, लेकिन उनका दिमाग है, होता है कि नहीं? तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। तो ह्यूमन कैन कन्वर्ट ए वेस्ट इनटू, ह्यूमन कैसे कर सकता है? इट इज बाय फ्यू ऑफ अस दैट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट एनी वेस्ट इनटू नेचर। बाय अवर आइडियाज, by our knowledge, by our skill, we can convert any waste into natural resource। ठीक है कि नहीं? सर वो सीनरी निकाल रहे। हाँ देखो, by our ideas, knowledge, skill, we can convert even a waste into natural resource, into resource। अब जरा देखें कि discovery of fire led to the practice of cooking and discovery of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। तो दो चीज़ों की डिस्कवरी बहुत बड़ी मानी जाती है। अगर फायर ना होता तो फायर होने से हमने क्या किया बताओ? आग जलाई। फायर होने से हमने आग जलाई, उससे क्या हुआ कि हमें अब तुरंत शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम जानवरों को मार के फिर उनको पका के रख लेते थे, पकाने से उनके बैक्टीरिया मर जाते थे, वो शाम को भी खा सकते थे, अगले दिन भी। तो फायर होने से अब मुझे हर समय भूख लगने पे दौड़ना नहीं पड़ता था कि चलो अब शिकार करो। फायर होने से हमने अनाज उगाना सीख लिया कि गेहूं उगा के पका के खा लेंगे, तो हमने फसल उगानी शुरू कर दी। सो फायर का आविष्कार कैसे हुआ? दो पत्थरों को टकराने से। तो पत्थरों से, वो पत्थरों को उन्होंने क्यों टकराया? क्या उन पत्थरों को मारने से क्या उससे वो औजार बनाते थे? पत्थर से पत्थर मार के निकले, लेकिन एक बार दो चकमक पत्थर आ गए जिनसे फायर होती है, तो उन्होंने देखा अरे, और उसके बगल में सूखे पत्ते पड़े थे, उसमें आग लग गई। उसमें आग लगते ही जंगल के जानवर भाग गए, कुछ मारे गए। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी चीज़ है, और इस तरीके से उन्होंने फायर को वो लीड कर दिया पत्थर से। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर फसलें उगाने लगे। जब एनीथिंग इट बिकम्स, जब जंगल में जानवरों से फ्री हो गई तो वो फ्री लैंड पे वो क्या करने लगे? क्रॉप प्रोडक्शन करने लगे, केव्स में रहने लगे, शेल्टर में रहने लगे। तो दो कौन सी ऐसी चीज़ें थी ह्यूमन इवोल्यूशन में कि जिन्होंने ह्यूमन रेस को, उनके कल्चर को बदल कर रख दिया? फायर फार्मिंग, तो एग्रीकल्चरल। एक तो फायर इन्होंने बता दिया, और दूसरा फायर है व्हील। बहुत अच्छा बताया, किसने बताया? आपने? कौन? निपुण ने? ओके ओके, अनिकेत ने व्हील बता दिया, बहुत अच्छा बता दिया। तो व्हील से क्या हुआ? व्हील से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, बड़ी तेजी से जाने, और एनीथिंग इज ऑन व्हील ओनली। आजकल जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं वो किस पर है? व्हील पर ही तो है। तो इसलिए फायर एंड व्हील, द इन्वेंशन ऑफ दीज टू। इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फर्क है? सर इन्वेंशन साइंस से रिलेटेड होता है, और डिस्कवर मतलब जो चीज है सर उसको खोजना, उसी को खोज लेना जो पहले से है। इंडिया की डिस्कवरी हुई, वास्को डिगामा ने की, इसी तरीके से अमेरिका की कोलंबस ने की। तो जो है उसको खोज लेना डिस्कवरी है। बस इन्वेंटेड जो खोजा उसी में जो अगर हम कुछ बनाते हैं तो वो इन्वेंशन। जैसे पेन का आविष्कार, वो आविष्कार वो पहले नहीं थे, तुमने बनाया। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से कौन सी ऐसी
द इन्वेंशन ऑफ फायर एंड Wheel. व्हील, ये बनाई गई इन्वेंशन ऑफ फायर एंड व्हील, ठीक है। इट एक्सपेडाइटेड, इसने तेज कर दिया, लेड टू, इनके होने से क्या हुआ बताओ, लेड टू क्रिएशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज। अगर मान लीजिए फायर ना होती तो क्या तुम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर पाते? क्योंकि आग में मेटल को पिघलाया जाता है, उसकी गंदगी तैर जाती है उसके ऊपर। जब मेटल पिघलता है ना तो उसकी जो गंदगी होती है इम्प्योरिटी तो तैर जाती है, उसको स्किम कर लिया जाता है और नीचे प्योर मेटल मिल जाता है। तो फायर की वजह से तो ये हो पाया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, इट इन्वॉल्व्स फायर, आग में जलाना। और दूसरा व्हील के होने से, हाँ इसका एग्जाम्पल कि हमने ऐसे बहुत सारी चीजें कर ली, बिना फायर के क्या हम आगे बढ़ पाते? और इसी तरीके से व्हील होने से हम दूर जा सके, बहुत दूर दूर के लोगों से मिलने जुलने लगे। उन्होंने जो बनाया था वो हम लेने लगे और हमने जो बनाया था वो उनको देने लगे। इस तरीके से जो भेड़िए, जो ऐसे उल्फ थे जो इंसानों ने पाल लिए वो कुत्ते कहलाए। जो वही भेड़िए थे, उल्फ की कैटेगरी थी, लेकिन जो इंसानों के साथ रह गए वो क्या कहलाए? कुत्ते कहलाए। तो इस तरीके से हम लोग कई बार क्या है, उन लोगों पहले तो जानवरों की सवारी करते थे, फिर व्हील आने से हम और तेज चलने लगे। क्या उसको मालूम है कि दिल्ली से ये जो अकबर आया था राजस्थान, वो किस पर आया होगा? सर घोड़े पे। तो पहले घोड़े पे आते थे इतना दूर दूर तक, 12 घंटा 16 घंटा। सर वो उससे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, सर ऐसे इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी है। अब देखो इसमें होगा तो दिखा देंगे। तो जैसे जैसे चल रहा है अभी हम लोग सेकंड पेज के शुरुआत पर हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स देखो, सर नेचुरल, ह्यूमन मेड और नेचुरल। नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो resources are classified generally in natural, human made and human। 3 तरीके के हैं तो resources। एक तो natural, human made कौन सा है? सर सर फर्नीचर और human, यूटेंसिल्स हाँ, और human रिसोर्स। जैसे रेलवे भी एक रिसोर्स है, लेकिन ये ह्यूमन मेड है और ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है। तो क्या भारत में ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है? नहीं। No, sir. ह्यूमन रिसोर्सेज 2 तरीके के हो सकते हैं, एक नहीं, मजदूरी करने वाले और एक स्किल्ड। एक स्किल्ड एंड वन इज अनस्किल्ड, 2 तरीके हो सकते हैं। नहीं तो कीमत किसकी ज्यादा है? स्किल्ड की। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बाहर जाके एनआरआई का काम करते हैं, तो इसमें स्किल्ड भी हो सकता है। और एक कैसा है? अनस्किल्ड। तो बहुत सारे अरेबियन कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज में हमारे यहाँ के लोग जाते हैं, वहाँ तेल की रिफाइनिंग करते हैं, फिर वो बेचा जाता है, तो वो स्किल्ड रिसोर्स है कि नहीं? अच्छा, ह्यूमन मेड में क्या हो सकता है? जैसे रेलवेज, ये सब हो सकता है। तो पेन पेंसिल, रेलवेज, पेन पेंसिल भी हो सकता है, ये फर्नीचर भी हो सकता है। अब देखिए, जो नेचुरल रिसोर्स 2 तरीके के हैं, ये रिन्यूएबल भी हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल क्या, अगर तुमने नदी का पानी यूज कर लिया तो अगली बारिश में फिर भर जाएगा, तो ये रिन्यूएबल है। बार बारिश सनलाइट आज नहीं गया तो कल भी आएगी, परसों भी। कल भी आएगी, तो वो रिन्यूएबल नहीं, वो अनएग्जॉस्टेबल है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी। एक होता है कि खत्म होने पे रिन्यू हो, तो इसलिए उसे रिन्यूएबल में ना कह के सिंपली बोलो इनएग्जॉस्टेबल। सही है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या हो जाएगा? रिवर वाटर, रिवर वाटर। और अगर फॉरेस्ट की जो वुड है या टिम्बर, तो क्या फॉरेस्ट को अगर तुम काट दो तो 30-40 साल बाद फिर से आ जाएंगे? वो है। लेकिन फॉसिल फ्यूल को किस में रखोगे? क्योंकि वो खर्च हो जाएगा तो फिर 300 मिलियन साल तक इंतजार करो।
तब तक तो आत्मा भी भटकना बंद कर देती। दैट इज फॉसिल फ्यूल, कोल एंड, क्योंकि मंगल पांडे की आत्मा भटकते भटकते मंगल पांडे में प्रवेश कर गई। ऐसा होता है कि नहीं? अब देखिए, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, that is the, if such the resources which are replenished or renewed quickly, the resources which get replenished time to time, अब सब्जी खाओ फल खाओ फिर उगाएगा, which get replenished टाइम टू टाइम या रेगुलरली, जो रेगुलरली रिप्लेनिश हो जाएं उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। सम ऑफ दीज, जैसा मंगल ने बताया था, आर अनलिमिटेड एंड दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ इसमें वो भी है, इनएग्जॉस्टेबल भी इसी में आ गया। सम ऑफ दीज आर, these are unlimited। अच्छा, टाइम टू टाइम इसका एग्जांपल क्या होगा? क्या रिवर वाटर, तो उसका फॉसिल फ्यूल और नहीं, अब उसका तो अलग देखेंगे, अभी रिन्यूएबल से देखेंगे। तो सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। या कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इसका एग्जांपल क्या है? सोलर एनर्जी, या हवा बहना बंद कर देगी क्या राजस्थान में जो इतनी तेज हवा चलती है? विंड एनर्जी, तो ये कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे जितना यूज करो इतनी ज्यादा है कि हम उसे खत्म नहीं कर सकते। और we yet careless use of certain renewable resource can affect their stock। अगर हम ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करते रहो तो खूब सारे लोग काट दें, तो क्या जंगल फिर खत्म ही हो जाएंगे? इफ द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज मोर देन एफॉरेस्टेशन, जंगल का काटना अगर जंगल के उगने से ज्यादा तेजी से हो, काटते ज्यादा रहोगे धीरे धीरे, तो ऐसे में फिर ये रिन्यूएबल वाला फेल हो जाएगा। तुम सारी नदियों को सुखा दो और उससे स्विमिंग पूल बना लो, तो नदी जो है, यमुना की नदी नाला बन चुकी है, क्योंकि फिर उसकी मछलियां मर जाएंगी, और मछलियां मर जाएंगी तो क्या नदी का पानी कभी साफ हो पाएगा? नदियों को कौन साफ रखता है? मछलियां ही उसकी गंदगी और ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाते हैं। कई लोग उसमें जा करके शिट कर देते हैं या डेफिकेट कर देते हैं, उनको कौन खाता है? मछलियां। यदि मछलियां ही नहीं रहेंगी तो गंदा ही हो जाएगा, बैक्टीरिया भी नहीं रहेगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से हमें रिन्यूएबल रिसोर्स के मामले में भी वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट इट। सर ऐसे तो फिर हमें अंधाधुंध यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कौन रिवर में जाके, बहुत सारे लोग रिवर के किनारे बहुत सारे वो है फार्म्स, वो लोग क्या करेंगे, उन्होंने बना ही नहीं रखा है डेफिकेटिंग सेंटर, उन्होंने टॉयलेट बना ही नहीं रखा। रिवर है, नहर बनी हुई है, तुम पंजाब में चले जाओ नहर ही नहर है, ठीक है कि नहीं? तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि उसी में रिवर, वो जो कैनल है ना, उसी के किनारे डेफिकेट कर देंगे और सोचेंगे पानी अब न्यूट्रिशियस हो गया, हमारे खेतों में लहराती हुई सब्जियां होगी, ऐसा सोचते हैं वो लोग। तो वो लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो पानी गंदा है, फिर वो पीने लायक थोड़ी रहेगा, उससे डायरिया हो जाएगी। तो इसलिए मछलियां होंगी, कई लोग उसमें मछलियां डाल देते हैं। सर ऐसे तो फिर जो मतलब सर जिसमें मछली होती है सर, हम लोग उससे फिशिंग करके निकाल लेते हैं। वो फिशिंग करके आप निकालते रहिए, मछलियां बढ़ती रहेंगी। सर जो मछलियां वो खा गई, फिर हमें उन्हें खा, फिर हम मछलियों को खा गए, तो एक साइकिल पूरा हो गया। तो ये हमेशा चलता रहेगा, ये तो होता ही रहता है। तो इस तरीके से वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट
हमें कभी भी नेचुरल रिसोर्सेस को क्या नहीं करना चाहिए। एक्सप्लॉइट। अगर हम उनको एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा तेज़ी से करेंगे देन अल्टीमेटली कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमने रिवर में से बहुत पानी यूज़ कर लिया तो वो सूख जाएगी, और सूख जाने के बाद फिर से दोबारा वैसे नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसका पूरा इकोसिस्टम तुमने ख़राब कर दिया है, उसकी मछलियों को ख़राब कर दिया है। अब वो फिर से हो पाएंगे क्या? इसलिए एक लिमिटेड नंबर में उसे करना चाहिए, ऐसा इसमें दिखाया गया है। नाउ we however some of renewable however careless use of renewable natural resource is also prohibited। मतलब केयरलेस यूज नहीं करना चाहिए ना, नहीं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल, सर ये रिन्यूएबल और वो एग्जॉस्टिबल लिखी हो ना, उसी में डाल दिया मैंने Non-renewable। इनएग्जॉस्टिबल। तो सम ऑफ दी डू नॉट गेट आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। कैसे भी बोलो, इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल, तो उसी में लिख दो। रिन्यूएबल जहां पर है उसी में लिख दो कि कैसा है, इनएग्जॉस्टिबल। सारे रिन्यूएबल रिसोर्स इनएग्जॉस्टिबल नहीं हैं, लेकिन सारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स रिन्यूएबल हैं। जैसे नदी का पानी, अगर कोई कह दे इनएग्जॉस्टिबल है, ऐसा नहीं है। खर्च करोगे सब जगह, इधर तो पानी के लिए कितनी लड़ाई होती है देशों में, वो इनएग्जॉस्टिबल नहीं। लेकिन जैसे सोलर एनर्जी, वो रिन्यूएबल भी है, इनएग्जॉस्टिबल भी है। ऑल इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल। फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट को अगर तुम काट दोगे तो अगर मान लो फिर वहाँ सारा काट डालो तो लोग दौड़ दौड़ के रहने लगेंगे, फिर फॉरेस्ट भी निकल पाएगा। तो थोड़ा एक रेट तक काटोगे, वही लिखा है उसने, ओनली वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट इट। लास्ट लाइन पढ़ो इसी हेडिंग की, कह रहा है कि हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है। अवर रेट ऑफ यूसेज शुड बी लिमिटेड देन आल्सो। 3 चीज़ों के बारे में लिखा है कि नहीं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, हमें फिर भी उसको सेंसिबली यूज़ करना है, सिर्फ ऐसे नहीं कि एक बार में यूज़ कर लो। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब इसमें क्या लिख दें, ऑल इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल, हाउएवर ऑल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इनएग्जॉस्टिबल। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? दैट इज द रिसोर्सेज विच आर मेड इन ए स्पैन ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। पहली बात तो लिमिटेड हो, और फिर सो द रिसोर्सेज विच आर, ऐसा तुम्हारे ख्याल में कोई है, विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड सून बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एंड हाँ बोल, हाँ सही है, लाइकली टू गेट, सही कह रहे हो, गेट एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि उसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, ह्यूमन एक्टिविटी। तो जो ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म हो जाए ऐसे को क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल में कोल एंड पेट्रोलियम दोनों आएंगे, जो किसी चीज के, जिंदा चीज के दबने से आए बने हों। क्या जिंदा पेड़ के दबने से कोल बना? और सी के बेड में, सी में बॉटम में भी बहुत सारे ऐसे क्रस्ट बने हैं, नहीं गड्ढे, उसमें जानवर जैसे व्हेल मर जाती है तो वही इकट्ठा होती जाती है, उसी पे जब रेत जम जाती है सेडिमेंट्स तो वही व्हेल बन जाते हैं। ये काम चलता ही रहता है, जंगली जानवर मरते रहते हैं और सी में हमेशा पेट्रोलियम बनता रहता है। सही है, तो फॉसिल फ्यूल में कोल एंड पेट्रोलियम दोनों आ गए। पेट्रोलियम जानवरों के मरने से बनता है, जबकि कोल पेड़ों के दफन होने से बनता है। ऐसा है कि नहीं? कोल किससे बनता है? पेड़ों से, पेड़ों के दबाव से, दबने से। तो दैट इज फॉसिल फ्यूल्स।
are made after a million of years of span of time. लाखों वर्षों की अवधि के दौरान इन जीवाश्म ईंधनों का निर्माण हुआ है, लेकिन हमारे अंधाधुंध प्रयोग से ये कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएंगे. So are made after million of years of time. However, ठीक है, by हम कैसा यूज कर रहे हैं? That is by using, by exploiting these resources, by कैसा भी करें. However, these get exhausted within 200 of years. 200 साल में खत्म हो जाएंगे. अच्छा 300 में बनते हैं, 200 में 300 लाख साल है भाई, मिलियन. 300 लाख का मिलियन में तो 10 लाख होते हैं. 3000 लाख साल बने, अब 200 साल में खत्म हो जाए. फिर इंतजार करो उतने लाखों सालों का, तो उतने साल तक तुम कार को झाड़ते पूछते रहो कि अभी बनेगा तो चलाएंगे. However, will get exhausted within 200 years. और अगर हम और ज़्यादा इनसे यूज़ करें, बहुत सारे एयरक्राफ्ट चलाएं, और बहुत सारे तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जब मैं पहले गया था, 20 साल पहले मनाली गया था घूमने, तो भी वहाँ पर लोग कह रहे थे कि यहाँ कारों के आने से बर्फ पड़ना कम हो गई. और अभी फिर मैं 1 हफ्ते बाद मनाली जा रहा हूँ, तो और भी खराब स्थिति. अच्छा सर, इसलिए छुट्टी है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन की. मनाली, कसौली, शिमला, ये सब जाएंगे. तो जितनी भी ये पूरा हिमाचल घूमेंगे. तो अब आप समझे कि कितना इस समय आप ये जान लो कि देहरादून का कैंपटी फॉल है ना, वो बहुत नेचुरल था 20 साल पहले. और हम 1 महीने पहले गए थे, तो वहाँ कैंपटी फॉल के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े होटल बन गए, उसकी सारी सुंदरता भी. जो गया हो तो देखा हो, ये बिल्कुल बेकार हो गया. तो ह्यूमन क्या करते हैं कि किसी चीज़ को जो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो रिसोर्स ही खराब, वो टूरिस्ट पॉइंट भी नहीं लगता, दिखता ही नहीं ऊपर से कुछ. नाउ सिंस दिस पीरियड इज, ऐसे जगह जाओ, ऐसी जैसे तुम कभी वहाँ चले जाओ पिथौरागढ़, वो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ लिम्का के कैन नहीं पड़े रहेंगे. बिल्कुल नेचर में ऐसी जगह पहुँच जाओ, खूब सारे कैन पॉलीथीन पड़े हो तुम्हारे चारों तरफ, वो सुंदरता अच्छी लगेगी कि ऐसी जगह जहाँ कोई गया ही ना. ह्यूमन ने जिसको एक्सेस ना किया, उसकी ब्यूटी, उसका जो प्रिस्टाइन नेचर है, जो शुद्ध रूप है, हाउ इट इज नेव, कितना प्राकृतिक है, यू विल बी अप्रिशिएटिंग इट. उसको तुम देख करो, खूब सारी चीज़ें गंदगी पड़ी हो तो अच्छा लगेगा. तो इसलिए हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं. कश्मीर भी अभी भी प्योर है, प्रिस्टाइन है, नेव है, सीरीन है ना. अब आगे देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स. हमारा भारत प्राकृतिक संपदाओं के मामले में धनी है. वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीफ पैटर्न्स. वी आर हैविंग हाई माउंटेन्स. वी आर हैविंग डेक्कन प्लेट्यू, साउथ में प्लेट्यू भी है ना, ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र. वी आर हैविंग थार डेजर्ट्स. वी आर हैविंग कोस्टल एरियाज, लॉन्ग कोस्टल एरियाज. वी आर हैविंग प्लेन्स. कैसे प्लेन्स है? प्रोडक्टिव प्लेन्स. अब धान का कटोरा है, देखो कलकत्ता, ये ये क्या कह सकते हैं कि बंगाल है, उड़ीसा, ये धान के कटोरे हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश गेहूं के कटोरे हैं, चीनी के कटोरे हैं. सो हम लोगों के देश में हर तरीके का रिलीफ पैटर्न है. वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ आइलैंड्स लाइक अंडमान एंड निकोबार. इसी तरीके से गोवा, दमन द्वीप, तो यहाँ पर भी मालाबार कोस्ट. वी आर हैविंग ए लॉट नंबर ऑफ आइलैंड. हर चीज़ हमारे यहाँ है. हम मलेशिया क्यों घूमने जाएं, जबकि हमारे देश में कई वैसे डेस्टिनेशंस हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमारे देश को गंदा कर चुके हैं, बट इट कैन बी डेवलप्ड. वी आर ऑल्सो द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन. तो हमारे रिलीजियस प्लेसेस, वो देश जिसमें 3 धर्मों का उदय हुआ हो. हमारे यहाँ से सिख धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, हिंदू धर्म का उदय हुआ. उस देश के रिलीजियस हाइट्स देखिए, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं.
तो तो हम यहीं बस जाते हैं। अगर हम लोग अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ठीक तरीके से डेवलप कर लें, देन वी कैन अर्न ए बक्स ऑफ मनी, बहुत मोटी कमाई कर सकते हैं। और हमारे यहाँ है ना, इंडिया में लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट वी इंडियन पीपल आर रशिंग टुवर्ड्स फॉरेन कंट्रीज, so we cheap Indians should not do this. On other hand, we should sell our things cheaper to them. तो इसलिए क्या कहा गया है, इंडिया में क्या क्या है, वेरियस काइंड्स ऑफ, क्या क्या चीजें बताइए, सब वेरियस काइंड ऑफ माउंटेन, रिलीफ पैटर्न। रिलीफ पैटर्न का क्या मतलब होता है कि कैसा ऊंचा नीचा या हमारा वातावरण है, इसको टोपोग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोग्राफी। अरे वर्ड कहीं तो सुना है। चलो, टोपोग्राफी का मतलब कोई पूछे कैसी टोपोग्राफी है तुम्हारे, तो कह दो यहाँ आसपास थार डेजर्ट है, वहाँ चले जाओ, घूम आओ, जैसलमेर है, और मेरे पापा कहाँ गए, टीडी कहाँ गए, हाँ फलौदी, द हॉटेस्ट प्लेस भी, ये टोपोग्राफी है। तुम कहाँ रहते हो, वहाँ की ज़मीन कैसी है, उसको टोपोग्राफी कहते हैं। वो भी तुम्हें कठिन लगे तो टेरेन बोल दो। हाँ। तीनों रिलीफ पैटर्न सरल लग रहा है कि टोपोग्राफी की टेरेन। सो वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेरेन, जैसे कि हाई माउंटेन्स। विश्व का सबसे हाई माउंटेन पीक जो आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट है, वो 8,448 किलोमीटर ऊंचा है। वो भारत के पास ही, नेपाल, पहले भारत में ही था, लेकिन बाद में चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया। तो इस तरीके से जो माउंट्स है ना, कुछ हिस्सा चाइना ने कब्जा कर लिया ना हमारा, तो इस तरीके से वी हैव हाई माउंटेन्स। और क्या क्या है बोलो, थार डेजर्ट भी है। और बोलो अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट है? अरे सर वो सहारा। हाँ, तो हमारे यहाँ थार डेजर्ट भी है। थार डेजर्ट में अभी बीकानेर में तेल निकलने वाला है, वही फॉसिल फ्यूल, तो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। अच्छा, फॉसिल फ्यूल अभी भी फॉसिल फ्यूल पे अब यहाँ पे हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन पहले क्या थी, कांग्रेस गवर्नमेंट बाहर से खरीदती थी, क्योंकि उसमें दलाली मिल जाती थी, कहती थी अपने यहाँ मत निकालो, बाहर से आएगा तो मोटी कमाई मिलेगी। और अब की सरकार है, सोचती यहीं से निकालो, बाहर से कमाई का है। जब बाहर से 100 का खरीदेगा तो वहाँ से 20 रुपए उसकी पॉकेट में चले जाएंगे, 120 में दिखाएगा हमने 120 में खरीदा है, ये चीज़, तो उसमें कमीशन मिलता है ना। तो अब लेकिन हमारे देश में सब निकलने लगा, हाई माउंटेन्स हैं, थार डेजर्ट्स हैं, और क्या है बताओ, ये चीज क्या है भाई, ये भी तो कुछ होगा। भारत है। भारत तो है, तो यहाँ पे क्या है, ये साउथ। ये बहुत अच्छा बता दो, मंगल को हर चीज पता है। डेक्कन प्लेट्यू हमने बताया था, शायद वहीं से तभी सीख लिया। दक्षिण के पठार, डेक्कन प्लेट्यू का मतलब जानते हो, कोई भी चीज जो ऐसी उठी हो टेबल टॉप, जिसकी जमीन ऊबड़ खाबड़ नहीं, ऊपर समतल है, थोड़ी जमीन से उठी है, ऐसी उठी हो, फिर ऐसे समझ आ गई कि नहीं, टेबल टॉप ऐसा, इसे प्लेट्यू कहते हैं। पूरा तिब्बत ऐसा ही प्लेट्यू है। तिब्बत बहुत बड़ा देश है, लेकिन उसकी टोटल पॉपुलेशन 60,000 है। प्लेट्यू में कभी बारिश होती ही नहीं। प्लेट्यू में कोई ऊंची जगह हो तो माउंटेन टकरा जाए, वो तो बिल्कुल मैदान है, ऊंचा भी है, वहाँ से निकल जाते हैं सीधा सीधा। प्लेट्यू का यही प्रॉब्लम है। तो पूरे तिब्बत में पानी नहीं बरसता, 60,000 लोग थे, चाइना ने आसानी से कब्जा कर लिया, और अभी भी वो बिल्कुल हम लोग नहीं करते हैं। अब देखो, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, और क्या बताया था तुमने? मैंने ये देखो, बहुत अच्छा, रिप्रोडक्टिव प्लेन्स, रिप्रोडक्टिव प्लेन्स, हाँ, दैट इज नदर्न प्लेन्स। सर साउदर्न प्लेन्स भी होते हैं। ये बहुत अच्छा बताया कि सदर्न प्लेन्स नहीं होते। देखो ये सब मंगल ही बता रहे हैं, आप लोग भी ध्यान रखिए। पिछली क्लास में, सॉरी सर, बहुत अच्छा। पिछले क्लास में। और कोस्टल एरिया, ये जो तटीय क्षेत्र है, एक है ये वेस्टर्न कोस्ट, और ये क्या है, ईस्टर्न कोस्ट। कोस्टल एरियाज भी हैं, और क्या है, बस सर, और बहुत अच्छा। देखो आइलैंड, देवांश ने बताया, ये सही।
आइसलैंड। इतनी सारी चीजें। इसके अलावा वी आर ऑल्सो हैविंग बेस ऑफ बंगाल, सुंदरबन के डेल्टा में व्हाइट टाइगर पाया जाता है। डेल्टा, हाँ सर। सो वी आर हैविंग, दो ही बचे हैं। हमारे देश में बहुत सारा फॉरेस्ट भी है। 23% फॉरेस्ट है हमारे यहाँ की जितनी जमीन है। जो पूरे पूरे भारत की जितनी जमीन है उसमें 23% जमीन पे फॉरेस्ट है। वी आर हैविंग रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ शेर भी है, चीते भी हैं। ऐसा कोई देश ही नहीं है दुनिया में जहाँ दोनों चीजें। वी आर हार्बरिंग लॉयंस एंड टाइगर्स बोथ, दोनों चीजें हैं वाह, और कहीं है ही नहीं। क्या हुआ? और हमारे यहाँ के जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, वहाँ शेर खुले घूमते हैं और हम लोग जाल वाली गाड़ी में वो चढ़ जाते हैं। कभी वीडियो दिखाए तो दिखाए, वो गोद में आके बैठ जाएंगे तुम्हारे। शेर नहीं देखा कभी? नहीं सर। सर वीडियोस में देखा है। देखा है? हाँ। तो देख गए। अरे सर सामने से सर राइनो भी जाता है। नहीं, गोद में शेर को बैठे देखा है? आके सफारी में सर वो गोद तो में बैठे। पालतू होते हैं। पालतू नहीं, जंगल में सर गिर, छोटे शेर, बड़े शेर। छोटे बड़े नहीं, सब बड़े सर बड़े। बड़े शेर की ये वजह देखो, से हम बैठते हैं। अभी दिखा रहे हैं, और नीचे से पता नहीं। ये देखो। तो इस तरीके से भारत में अब ये चलेगा ही नहीं। हाँ सर वो कर दिया। सिस्टम का ये सिस्टमैटिक हो गया क्या? सिस्टम देख के टीवी लगता है। आगे अरे सर छोड़ दो सर। हाँ? सर गिर सर नीचे से गिर गए। ये हुआ सिस्टमैटिक। लो सर फंस गए। चलो, एक और फोन चाहिए ना। सी वीडियो अभी कर देते हैविंग प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हमें किसी देश से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो गांधी जी थे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणी विकास की अवधारणा को ही सर अभी बचाने आगे कि हम अपने देश में ही किसी से बिना कुछ लिए दिए ही खुद को पाल सकते हैं। भारत इतना समृद्ध है, भारत को किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास खूब अनाज भी है, हर चीज है, ठीक है कि नहीं? सर अगर अभी गांधी जी जिंदा होते हैं हम लोग मुसलमान होते। वो बात सही है, हाँ वो अलग बात है। लेकिन वो कुछ कॉन्सेप्ट उनके ठीक थे। अब जैसे उन्होंने वो हमारे आदमी नहीं सही थे। मुस्लिम हो जाते बात अलग है, लेकिन अब भारत को उन्होंने यूनिफाई कर दिया एक नेशनल मूवमेंट के जरिए। नहीं तो अभी तक ये भी हो सकता था हम 560 रियासतों में होते, बटे हुए होते। जब हम लोग एक ही छतरी के नीचे आए, एक ही राष्ट्रीय आंदोलन के नीचे आए, तभी तो हम यूनिफाइड हो पाए। तो उसमें कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं किसी नेता की, कुछ बुरी भी होती हैं। हर आदमी में दोनों पक्ष होते हैं कि नहीं? तो क्या उन्होंने पूरे देश को एक ही झंडे के नीचे लड़ने दिया? हाँ सर। ये उनके, नहीं तो और कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ। तो ऐसी बात भी, कुछ अच्छी चीजें भी थी, सब में काबिलियत होती है कि नहीं होती? अब देखो, तो इस तरीके से ये बात सही है जो वो बोल रही, वो बिल्कुल सही बात है। तो बहुत नहीं सारे सर मैंने भी मूवी में देखा था। मूवी में भी है, ये भी है कि नहीं, उन्होंने 67 करोड़ पाकिस्तान को दिए भारत से लेकर के। बहुत सारी ऐसी तो भी चीजें पाकिस्तान हैं कितना कि है? जो उन्होंने बताई। सर वो ना एकदम शांति से काम लेते हैं। हाँ, हिंसा तो पार्टीशन मतलब भी कराया, पर कुछ अच्छी चीजें थी कि इतने लोगों को एक साथ एक ही अम्ब्रेला या एक मूवमेंट के नीचे लाना किसी भी नेशनल लीडर के बस की बात थी, लेकिन वो उन्होंने किया, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए हम लोग कई बार अंग्रेजों के भी थैंकफुल हैं कि हम बटे हुए थे। जो अच्छी चीज है किसी की, वो अंग्रेजों ने भी तो हमें यूनिफाई किया, एक साथ कब्जा किया, तभी तो हम लड़ सके। नहीं तो क्या हम एक साथ होते? इंडिया नाम की चीज ही नहीं होती। तो इसलिए इस उनके हमारे इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही हम एक हो सके, हुए कि नहीं? जब तब से कॉल आ रहा है। चलो सर 4 बार किसी का कॉल आ गया। आ गया होगा। किस में आया है, ऊपर के नीचे? ठीक है। सो वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि अलग अलग जगहों पर क्या अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो वी आर हैविंग, वी हैव, ठीक है। प्लेंटी का क्या मतलब होता है? बहुत सारी चीज, वैराइटीज, वेरियस। वापस नेचुरल रिसोर्सेज। अब आगे देखो, पहली चीज हमने देखा था नेचुरल रिसोर्सेज 3 तरीके के होते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे? ह्यूमन मेड और नेचुरल। तो अब अगली हेडिंग बुक की क्या है, जरा देखो। ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड,
ह्यूमन मेड नेचुरल रिसोर्स क्या है? रोड, मशीनरी, यस. फर्नीचर, So ब्रिज, when natural resources are modified by humans, then these are known as human made natural resources. So when resources, कोई भी चीज होगी उनको मॉडिफाई कर दें, नेचुरल रिसोर्सेज आर मॉडिफाइड by human and taken into their use and taken in their use. जैसे कि ये एक कोचिंग सेंटर भी एक रिसोर्स ही है. कोई चाहे चलाएगा तो उसमें इतनी सारी चीजें, या ट्रेन हो या रोड हो या बिल्डिंग तुमने बना दी, जूता की फैक्ट्री, बाटा फैक्ट्री, वो रिसोर्स ही है. तो जितनी फैक्ट्रीज बन गई, तो ये सब चीजें क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल ट्रेन, रोड्स, ट्रांसपोर्ट. किसी भी देश की जीडीपी में मंगल वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या महत्व है? मान लो तुमने दूध यहाँ पर एक टैंक पैदा किया या कैसे निकाला, और तुम अगर इसे आसानी से आधे दिन के अंदर दिल्ली पहुंचा सको गुजरात से, तो ये क्या इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई योगदान होगा? क्योंकि अच्छी रोड होनी चाहिए, अच्छा एविएशन होना चाहिए, तभी तुम पहुंचा सकोगे, या बुलेट ट्रेन होनी चाहिए. ऐसा कुछ होगा तो अहमदाबाद का दूध आधे दिन में ही दिल्ली पहुंच जाएगा. तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो क्या ये रैपिडिफाई करेगा वहाँ के जीडीपी को? वहाँ का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा. तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही सरकार का ज़्यादा जल्दी ज़्यादा प्रोडक्ट जाएगा. जो नेशनल हाईवे हैं 8 लेन 6 लेन, वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की देन है. तो अगर बड़े बड़े हाईवे होंगे, आगरा में है ना, आगरा में भी, तो आप देखो कि उसमें बड़ी तेजी से काम होगा. हाँ सर, वहाँ पे स्पीड लिमिट ही 120 की है. लो 120 की स्पीड लिमिट है. तो आप ये समझ सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स जीडीपी. सकल घरेलू उत्पाद में जो है वहाँ का किसी भी जगह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ढांचागत विकास वहाँ के सरल घरेलू उत्पाद को, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाता है. तो आगे देखो, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या टेक्नोलॉजी का भी कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं? हाँ सर. स्किल एंड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी है और स्किल नहीं है. तुम्हारे पास टेक्निक तो है, लेकिन लोग जो है वो जहाज बना ही नहीं पा रहे, हाथ कांप रहा है. तो स्किल भी होनी चाहिए. स्किल भी हो, कुशलता, उसे बना भी तो सकें. हमने टेक्नोलॉजी अमेरिका से ले ली और हमारे यहाँ लोग अनाड़ी हैं. स्किल एंड टेक्नोलॉजी, तो हम क्या इंजन बना पाएंगे एयरक्राफ्ट? नहीं बना पाएंगे. तो स्किल एंड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ह्यूमन मेड. आप भारत को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कहाँ पाते हैं? लास्ट. ये सही कह रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में हमारे ही एनआरआई हैं, वही सब काम कर रहे हैं, वही बहुत जगह पढ़ा रहे हैं. इसीलिए उन्होंने कहा फर्स्ट क्यों बोला, क्योंकि सारे दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा जो बाहर से देश में आता है वो एनआरआई के जरिए आता है. भारत में ही सबसे ज़्यादा आता है. बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है. मैगजीन रिफर करते हो, नहीं तो ऐसे कोई 8th क्लास का बच्चा बता नहीं पाता है. तो दैट इज, हमारे यहाँ के लोग यहाँ से कुछ लेके थोड़ी जाते हैं सामान बेचने. वो टर्सरी सेक्टर में काम करते हैं, वो सेवा क्षेत्र में. वो बाहर जाके कोई डॉक्टर बनाए, कोई इंजीनियर, सिर्फ अपने ज्ञान के आधार पर. सब वही ज्ञान लेके जाते हैं. या फिर ये समझो कि शुरू में 10 साल पहले जो यहाँ आईआईटी चल रही थी, वो जानते हो कौन चला रहा था? अमेरिका फाइनेंस कर रहा था पूरा आईआईटी का पैसा हम देंगे, सिर्फ जो 10 टॉपर है वो हमें दो, बाकी तुम सब रखो कचड़े, रख लेते थे. तो लेकिन फिर मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने कहा नो, वी विल फाइनेंस आवर इंस्टीट्यूशंस एंड वी विल नॉट गिव एनी ऑफ आवर जीनियस टू यू. क्योंकि वही जो 10 लोग थे वो वहाँ नासा में काम करते थे, वही उनके बड़ी बड़ी कंपनियों में लाखों रुपए का जहाज बना के इंडिया को ही बेच देता था, हमारे ही लोगों से बनवा. तो अब उसकी वजह से जब हमने उन अपने टॉपर्स को रख लिया, हमारे पास ज्ञान की कमी ही नहीं है, हम क्यों दें किसी को? उन्हीं टॉपर से हमने अपने शिप्स बनवाए, अपने एविएशन सेक्टर, और आज 30,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हमारा डिफेंस सेक्टर. हम बड़े बड़े चीज़ों को बेचते हैं, उन्हीं से बनवा. तो ये ज़्यादा अच्छा था कि उन्हीं से आईआईटी चलवाना, ये ज़्यादा अच्छा. तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि टर्सरी सेक्टर में जो मास प्रोड्यूसर है वो कौन देश है? जैसा कि मंगल ने कहा इंडिया है. इनकी बातों देयर इज नो एम्बिग्यूटी, इसमें कोई संशय नहीं है. तो इंडिया इज
supreme leader. It is having supremacy in skills and technology. Skill and technology can boost this resource in this field. और तीसरे तरीके का वृद्धि रिसोर्स का नाम बताओ। एक तो मैंने बता दिया नेचुरल रिसोर्स, दूसरा बता दिया ह्यूमन मेड, तीसरा कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अब देखो, एक है ह्यूमन मेड रिसोर्स, जैसे ट्रेन है ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है, और ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। जैसे हम एक दिव्यांश को पकड़ लें और एक मंगल को पकड़ लें। दिव्यांश को पकड़ेंगे, बोलो तुम एक ह्यूमन रिसोर्स आओ जरा इधर, बताओ क्या कर सकते हो? बोलेंगे साहब मैं खेती कर सकता हूँ, मजदूरी कर सकता हूँ, ठेला उठा सकता हूँ। फिर मैं मंगल को पकड़ूंगा, तुम क्या क्या कर सकते हो? सर मैं पुल बना सकता हूँ, जहाज बना सकता हूँ, स्टीमर, चॉपर। अच्छा चलो तुम 1 लाख पे आ जाओ, तुम 5,000 पे आ जाओ। ये चीज़ होती है, समझ में आ गई बात की नहीं? क्योंकि वो जो गले में स्कार्फ है उसी से पता चल जाता है कि आदमी कितना टैलेंटेड। ये स्कार्फ ही हर चीज़ बता रहा है। सो ह्यूमन रिसोर्स अलग अलग तरीके के हैं, आइदर इट मे बी स्किल्ड और दूसरा है अनस्किल्ड। तो अब जरा देखो ह्यूमन रिसोर्स, सी इज सो पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो 3 चीज हैं, एक है देखो ये इनका बीच का है रिसोर्स, और दूसरा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ट्रायंगल याद रखो, और तीसरा ह्यूमन। ये ट्रायंगल तुम लोग 9th में सीखोगे, अभी नहीं सीखोगे। देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है? 3 लोग चाहिए किसी चीज को रिसोर्स बनाने के लिए। एक ह्यूमन खुद चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और एक रिसोर्स। तुम जब कंपनी खड़ी करते हो तो क्या तुम वहां खुद होते हो? क्या वहां तुम्हारी बिल्डिंग होती है? और क्या उसमें कोई कच्चा माल भी आता है? 3 चीजों तो तुम कुछ भी बना सकते हो। तो ये सी है जिसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये कौन सा है? सी से क्या हुआ? अच्छा ये ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बी है, और ये क्या था? 3 चीज होंगी तो वर्ल्ड की कोई भी चीज रिसोर्स में बदल जाए। तो सी क्या है? ह्यूमन इटसेल्फ इज इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग एनी सब्सटेंस इनटू यूजफुल सब्सटेंस। तीसरी चीज देखो, ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल resources as they only convert any substance into resource, any substance into resource। वही किसी चीज को बदलते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ, ये सब क्या करते हैं? दे प्रोवाइड सर्विस इन वेरियस सर्विस सेक्टर्स। वही तो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, वही तो मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, वही सब तो काम करते हैं। सो दे आर वर्किंग इन वेरियस बैंकिंग सेक्टर्स। तो ह्यूमन कहाँ कहाँ काम करते हैं किसी देश को चलाने के लिए? ह्यूमन आर वर्किंग इन एवरी सेक्टर। इन सर्विस सेक्टर, कोई भी चीज़ है, बैंकिंग सेक्टर, ये सब टर्शरी सेक्टर्स होते हैं, अपनी सेवाएं देना। बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एविएशन सेक्टर। एविएशन का क्या मतलब होता है? सर एविएशन, टरबाइन, फ्यूल, उड्डयन, उड़ान, पायलट। ठीक है। इसी तरीके से मेडिकल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऐसा। और कहीं पर लेबर का भी जाग होगा तो वो भी कर लेंगे। तो हम सब ह्यूमन रिसोर्स कर रहे हैं।
skilled human resources are more valuable than unskilled human resources. अगर किसी को स्किल्ड कर दो तो वो किसी भी रिसोर्स को, जिस हीरे में गुजराती कारीगर 2 हीरा बना लेते हैं कच्चे हीरे में से, वही चाइना में उस हीरे से सिर्फ 1 हीरा निकाल पाते हैं। इसीलिए सूरत के व्यापारी 2000 व्यापारी चाइना में अभी भी हीरा काट रहे हैं और सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। हीरा तराश भारत में सबसे अच्छे सूरत में है और वो लोग उस चीज का छोटा छोटा हीरे का पार्टिकल उससे टूल भी बना लेंगे। सो इसलिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोर वैल्यूएबल देन अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। are more valuable than अब देखिए कि डिफाइन रिसोर्स natural resource make a flow chart of various kind of resources. Define renewable resource non-renewable Define resource, natural resource. Make flowchart of various kind of resources. Define renewable, natural resource, non-renewable. ठीक है सर, सही है। हाँ सर, हमारे सर आपके भी नहीं हुए। इधर चल चलो बताओ बताओ क्या आगे आना है तो अभी तो खाली आ रहा है। वो बैठ जाए।